वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस संस्कृति की बात करने जा रहे हैं वो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, उत्तर काला मार्जित मृदभांड संस्कृति। यह संस्कृति एक पॉटरी के नाम पर रखा गया है, जिसे हम डायग्नोस्टिक आर्टिफैक्ट यानी कि ऐसा आर्टिफैक्ट जो कि टेक्नोलॉजी के कारण इसका नाम दिया गया है। ये उच्च कोटि का मृदभांड था। इसे कई नामों से बोला गया है: लस्ट्रस वेयर, डिलक्स वेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। एक लग्जरी स्टाइल की पॉटरी थी और इस पॉटरी में चमक बहुत ज्यादा थी। दूसरा, पकाने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि अगर इस पर आवाज किया जाए इस तरह से तो यह मेटेलिक साउंड यानी कि धातु की तरह ये आवाज करता था। तो ये उच्च कोटि के लोगों के लिए या ऊंचे दर्जे के लोगों के लिए ये पॉटरी प्रेफर की गई थी और इसी के नाम पर इसका जो संस्कृति की काल है वह एनबीपी वेयर कल्चर यानी उत्तर काला मार्जित मृदभांड काल कहा गया है। यह वह संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है जो नगरीय संस्कृति थी। भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रथम नगरीय सभ्यता है उसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात पहली बार नगरों का उत्थान इसी काल में हुआ जो एनबीपी वेयर कल्चर था। यह कल्चर नगरों के कारण जनसंख्या जो है गांव से आकर के नगरों में बसने लगी और अर्बनाइजेशन होने लगा। और इस अर्बनाइजेशन के कारण काफी तादाद में नगरों का इस बार उद्भव होता है और इसीलिए इसे सेकंड अर्बनाइजेशन की संज्ञा हम देते हैं। यानी कि इस काल को द्वितीय नगरीय क्रांति युग कहा गया। क्रांति का मतलब यह हुआ कि पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक, यानी कि बिहार के पूर्वी हिस्से से लेकर के गांधार के प्रदेशों तक कई नगरों का इस काल में उद्भव होता है। और यही वजह है कि इसे द्वितीय नगरीय क्रांति युग का प्रथम, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रथम नगर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को कहा गया और द्वितीय इन नगरों को कहा, जिसकी अभी हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। नगरों के कारण जनसंख्या का जब गांव से पलायन होकर नगरों में बसा तो एक जनसंख्या का वृद्धि हुआ। इसे पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ जब नगरों में आया तो वहां सामाजिक स्तरीकरण का देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी नगरों में सामाजिक स्तरीकरण हमें कुछ देखने को मिलता है। नगर का काम अन्न का उत्पादन नहीं होता। नगरों में वाणिज्य एवं व्यापार होता है, प्रशासन होता है, भवनों का निर्माण होता है। तो ये नगर, जिनका हम उल्लेख अभी थोड़ी देर में करेंगे, यहाँ पर व्यापारी आ गए, व्यापार जगत
पे काफ़ी वृद्धि हुई और उच्च दर्जे के व्यापारी, मध्यम दर्जे के व्यापारी, निम्न दर्जे के व्यापारी, तीनों तरह के व्यापारी को मिलता है। ये व्यापारी क्या करते थे? जो लग्जरी आइटम बनाते थे, कपड़े भी बनाते थे, धातु के इस्तेमाल भी बनाने लगे थे, पॉटरी बनाने लगे, मिदवाने बनाने लगे थे। तो आइवरी मैंने हाथी दांत के काम या अन्य जंतुओं के दांतों का काम भी करने लगे थे। इसके नक्काशी बनादार काम किए जाते थे। फिर लौह उद्योग, लोहा इस्पात अब उत्तर वैदिक काल में काफी प्रचुर मात्रा में उत्खनन करके, एक्सप्लोर करके, लोहे को गला करके, धातु को एक नए नए शेपों में दिया गया, जिसमें अस्त्र शस्त्र भी शामिल थे। तो लोहे का प्रयोग 6ठी शताब्दी, जो एनबीपी पीरियड का काल है, इस काल में काफी मात्रा में हो गया। 7वीं 6ठी शताब्दी में काफी मात्रा में होने लगा था। कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के जेम्स ऑफ सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस मटेरियल, इनका भी काम हो गया। कॉन्च सेल यानी कि जो कुछ जानवरों के जो खाल की तरह जो बाहरी आवरण होता था, उनके भी काम होने लगे। और इसके अलावा कपड़े का व्यापार होने लगा, अन्य का वाणिज्य व्यापार होने लगा था। और वाणिज्य व्यापार हुआ तो वेट एंड मेजरमेंट, अब वस्तु विनियोग के बदले में सभी चीजों की खरीद फरोख्त होने लगी। स्पष्ट तौर पे हमें नहीं पता है कि सिक्के का प्रचलन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया है, आहत सिक्के जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था, सिर्फ वजन होता था, वो इस बार इस काल में प्रचलन में आए। विशेष रूप से मौर्यकालीन सिक्के काफी मशहूर हुए, जिस पर पहाड़ के ऊपर एक मोर बैठा रहता था। इसके अलावा कई चीजें थे, जैसे नदी की आकृति बनी हुई थी, पशुओं की आकृति बनी थी, पक्षियों की आकृति बनी थी, मनुष्यों की आकृतियां बनी हुई थी। तो इस तरह के जो सिक्के जो थे, एक निश्चित वजन के होते थे, लेकिन निश्चित आकार के नहीं होते। सिर्फ उसको उस तौल के बराबर बनाने के कहीं से भी काट करके बनाया गया था। और चूंकि पंच किया होता था, आहत किया जाता था, फ्लैट होते थे, इसलिए आहत सिक्का कहा गया। तो ये सिक्कों का जो उद्गम काल है, यही एनबीपी पीरियड है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल है। इस काल में लिखावट का एक नई प्रणाली डेवलप हुई, जिसने ब्राह्मी लिपि कहा गया है, खरोष्ठी लिपि किया गया है। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। स्पष्ट तौर पर नहीं आया था, लेकिन शुरुआत हो गया था ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का। लोहे के अयस्कों के खोज के चलते, लोहे के खोज के चलते जो उपकरण बने, उससे खेती में एक क्रांति आ गई। और अब तक जो लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, अब लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा। इससे अब कठोर भूमि में भी खेती संभव होने लगी। यानी कि जो नदी के तटवर्ती इलाकों के अलावा नदी से दूर के स्थानों पर जहाँ मिट्टी कड़ी हो जाती है, वहाँ लोहे के हल से अब खेती होना संभव हो गया। तो खेती में भी काफ़ी
महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और इसके साथ साथ बैलगाड़ियों के और रथों के जो धुरी बनती थी, एक्सिल बनती थी, अब उसके लिए भी लोहे का प्रयोग किया जाने लगा और इससे काफी मजबूती आई, ज्यादा वजन के सामान ढोए जाने लगे और ज्यादा मजबूती और सुरक्षा के साथ सामान एक जगह से दूसरे ढोए जाने लगे। खेती में जो प्रमुख उत्पादन में वृद्धि हुई, अब जिसे वैदिक काल में व्रीहि कहते थे, अब ये चावल का उत्पादन काफी हो गया, धान का काफी उत्पादन शुरू हो गया था। इसके अलावा मिलेट, सोरगुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और स्टेपल फूड में इनकी ज्यादा महत्ता बन गई। फिर इसी संदर्भ में जॉफ्री सामुएल और टिम हॉपकिंस का मानना है ये दो यूरोपियन स्कॉलर्स, इन लोगों का मानना है कि गंगेटिक प्लेन में यानी गंगा के जो मैदान है वो एनबीपी पीरियड का जो मेन एरिया था वह गंगा का मैदान हो गया। इस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यही एक एरिया बच गया और यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में भी राज्यों का उदय अब इधर ज्यादा हो गए क्योंकि गंगा के मैदान में मिट्टी ज्यादा उपजाऊ थी, अब समृद्धि यहाँ पर ज्यादा आ गई थी और इस गंगा यमुना दोआब में जो जब डेवलपमेंट हुआ तो न्यू डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो प्रोमिनेंट स्टेट के रूप में थे कुरु और पांचाल अभी भी कायम रहे। कुरु जो हम देखते थे कि दिल्ली के समुद्रवर्ती का क्षेत्र थे, दिल्ली वहाँ से लेकर के आज के थानेसर तक का क्षेत्र, और पांचाल जो बरेली, मेरठ और ये क्षेत्र का था। लेकिन इस एरिया में जो इस क्षेत्र में हम देखते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में भी काफी विकास होने लगा। यहाँ मगध का विकास हो रहा था, यहाँ कौशल बढ़ रहा था। तो ये जो प्रांत है मगध का और यहाँ पर वज्जी गणराज्य बन रहा था, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगे थे। अब तो ये जमीन के उपजाऊ होने के कारण इन क्षेत्रों में ज्यादा पैदावार होने लगी थी और इन पैदावार के चलते ये जो जनपद जो थे उत्तर वैदिक काल में, इस काल में एक जन दूसरे जन पर अधिकार करके जो क्षेत्र में विलीन होते चला गया था, ये जनपद अब महाजनपद के रूप में अब अग्रसर होने लगे थे। महाजनपद नाम से ही विदित होता है कि लार्जर एरिया, ग्रेटर एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया था और इसी चलते इस काल में कई महाजनपद होने लगे और जहाँ जहाँ महाजनपद हुआ वहाँ की राजधानी के रूप में शहरों का विकास हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी, यहाँ पर बनारस, इस क्षेत्र में वाराणसी, श्रावस्ती, ये नए नगरों के रूप में विकसित हुए। इसके अलावा गांधार और खम्बोज तो था ही, इंद्रप्रस्थ और इसके साथ साथ यहाँ पर विराट नगरी और दक्षिण में जिसको हम विंध्याचल के दक्षिण में देखें तो और भी कई नगरों का विकास होता है, जो हम जब इनके राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे तो इनको हम देखेंगे कि अवंती और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कौशाम्बी, राजगिरी, उज्जैन, एक नाम छूट गया था, उज्जैन, हस्तिनापुर, अहिछत्र, बरेली के पास अहिछत्र, इसका भी नाम आता है, कामपिल्य, तक्षशिला, ये कई नगरों के कारण इसे हम नगरीय क्रांति, जैसा कि मैंने शुरू कहा था कि नगरीय क्रांति का युग था, नगरीय क्रांति कहते हैं। और इस काल में नगरों के कारण जो हमने पढ़ा अभी कि
वाणिज्य और व्यापार में जो विकास हुआ, और वाणिज्य और विकास के कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ, और वह वर्ग था सृष्टि। सृष्टि यानी कि एक गिल्ड जो होता था, वो गिल्ड के हेड हुआ करते थे। अब नदी के तट पर बसने वाले नगरों का कुछ महत्व ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब जल मार्ग से बड़े व्यापार होने लगे थे। और इन नगरों में दो महत्वपूर्ण नगरों का नाम होता है। एक था पाटलिपुत्र, निसंदेह जो आज पटना है, जो गंगा के किनारे बसा, और दूसरा था इलाहाबाद के पास में श्रृंगवेरपुर, जिसकी खुदाई प्रोफेसर बीबी लाल ने किया है, जिन्हें अभी चंद दिनों पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पाटलिपुत्र और श्रृंगवेरपुर दो महत्वपूर्ण नगर हो गए थे। अब इस काल में बड़े बड़े व्यापारियों का जिक्र मिलने लगता है। ये इन व्यापारियों के कारवां चलते थे, और कारवां छोटे मोटे कारवां नहीं होते थे। माल लाद करके 500 से लेकर के 1000 तक की बैलगाड़ियां सामान को लेकर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगी। यानी नगरों के विकास के साथ साथ सड़कों का भी विकास होने लगा, और जो इनके मार्गदर्शन देते थे गाड़ियों के, कारवाओं के, इन्हें साठवां कहते थे। साठवां टीम लीडर होते थे, जो व्यापारियों के मार्ग को प्रदर्शित करते चलते थे, और एक नए तरह का डेवलपमेंट हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इस काल में एक और परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन। जब कर्म कांडों की प्रधानता हो गई, अंधविश्वासों में बढ़ावा मिलने लगा उत्तर वैदिक कालों में, और यज्ञों की ज्यादा होने लगी, पशुओं का बलि ज्यादा दिया जाने लगा, और एक ऐसे वर्ग को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा जो सभी वर्गों की सेवा करता था, उसे शूद्र कहा भी जाने लगा। तो मनुष्य में भेद होने लगा, ऊंच नीच की भावना बढ़ने लगी। तो ऐसे में दो महापुरुषों का जन्म हुआ। वो एक का नाम था बुद्ध और दूसरे का नाम था महावीर। इन दोनों ने पशु बलियों के विरोध में अहिंसा के बात की, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इन दोनों ने सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का काम किया, और अंत में जैसा कि अभी हमने देखा कि ये इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस इंडस्ट्री में, व्यापार में जो जिनका सहयोग था वो थे लोहार, जिसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं, पॉटर, जिसने एनबीपी पीरियड काल में एनबीपी पॉटरी बनाया, उत्तर काला माली ने टेक्नोलॉजी के लिए वेरी साउंड, बहुत मजबूत बनाया, पॉलिश इतनी चमक थी कि इसे डिलक्स वेयर कहा गया, मेटेलिक साउंड वाला। इसमें पॉटर का महत्व बहुत बढ़ गया, जो इस क्वालिटी के पॉटरी बनाते थे। इसके अलावा कपड़ा बुनने वाले, जिसे कालांतर में हम लोग वीवर या जुलाहे कहा गया है। फिर बास्केट मेकर, चटाई बनाने वाला, टोकरियां बनाने वाले जिसमें सामान रखे जाते थे, और टोकरियों बनाने के साथ साथ हम देखते हैं कि और भी कला, जो रस्सी का निर्माण करने वाला हो, जाल का निर्माण करने वाला, इस तरह के कलाकार यानी कि क्राफ्ट्समैन का विकास होने लगा था। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी काल, जिसे हम एनबीपी पीरियड कहते हैं, ये एक क्रांतिकारी युग था, एक नगरों के विकास का युग था, लोहे का आविष्कार का युग था, जिससे हल बने, फाल बने और एक्सिल बने, विद्वान का युग था, वाणिज्य व्यापार का युग था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का युग हो गया। नगरों के विकास के चलते गांव की आबादी शहरों में आने लगी, और शहरों में स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण होने लगा। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण युग माना गया है, और इस काल में पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति क्या था, किस तरह 16 राज्य यानी जिसे महाजनपद कहा गया, जो माने गए हैं 16 महाजनपदों का युग था, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही।